बंकर का नहीं बल्कि किसी और भी डरावनी चीज का। मुझे उससे डर लगता। तो कहानी की शुरुआत होती है खिलखिले धूप की सुबह के साथ, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की को बोल रहा होता है, अरे यहाँ हमें कोई नहीं दिखेगा, तुम आ सकती हो। दूसरे बच्चे यहाँ नहीं आते, तो फिक्र मत करो, बस मेरे साथ अंदर चलो। उस बंकर के अंदर पूरा ठंडक और अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो वो बाहर से बिल्कुल अलग पलग हो। और जैसे ही वो ठंड मेरी त्वचा को छुई, मैं भाग गई, क्योंकि मैं डर चुकी थी। उस बंकर से नहीं, उससे भी डरावनी चीज से। मैं उससे डर गई थी। अब इसके बाद दिखाया जाता है हमें फ्यूचर का सीन, जहाँ पे कुछ क्लासमेट्स आपस में बात कर रही होती हैं। और वो बात कर रही होती हैं कि मिलिट्री बैरियर के पास काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वहाँ पे आपके पीछे भूत पड़ जाता है अगर आप वहाँ जाते हैं तो। जिस बात पर पता नहीं अचानक से कैसे, लेकिन एक लड़की बोलती है चुप हो जाओ, जिससे सारे लोगों की नजरें उस लड़की पे आ जाती है। आखिर तुम हमारे पीछे क्या कर रही हो? चलो जाने दो। स्कूल में मैं सिर्फ एक अनोइंग लड़की हूँ। मैं लंबे समय से इससे जूझ रही हूँ, लेकिन कभी मुझे इसकी आदत नहीं पड़ी और कभी मेरा इलाज भी नहीं कराया गया। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ये स्कूल एक बॉर्डर रीजन के पास में आता है। जब यहाँ पे युद्ध हो रहा था तो यहाँ पे काफी सारे मिलिट्री बंकर्स बन चुके थे, लेकिन बाद में यहाँ के लोकल लोगों ने इस बंकर्स को बंद करवा दिया। अब हमें बंकर की कहानी पता चलने के बाद इस लड़की की कहानी बताई जाती है। मैं घर आ गई। ओह, तुम आ गई। तुम्हें घर से बाहर रहना चाहिए, समझे? हनी, हमने इसके बारे में बात की थी। तुम अंदर जाओ सीओ। ठीक है। जीवन, क्या तुमने अपने कपड़े बदले नहीं? क्या यार, सीरियसली? पर पता नहीं अचानक से क्यों ये लड़की इसे ठोकर मार के चल जाती है, जिस बात से ये लड़की काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो सोचने लगती है क्या इस दुनिया में उसका सिर्फ कोई नहीं। तभी वहां उस लड़की की आंट आती है, जहाँ पे इसकी आंट इस लड़की से कह रही होती है कि जीवन काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपका मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। सीओ, क्या तुम आज अपने दोस्त के यहाँ रुक सकती हो? मुझे बहुत बुरा लगता है जब जीवो तुम्हें तंग करती है। अच्छा, थैंक यू। और अब ये सामान देखकर भी जान जाती है लड़की कि इसकी आंट इसे घर से निकाल रही है, ना कि इसके दोस्त के घर भेज रही है इसको। और भाई यार सच में यहाँ इस लड़की के साथ काफी ज्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि इसकी आंटी सिर्फ इसका ख्याल रखती थी, अब वो भी उसका ख्याल नहीं रख रही। इस बात से बेचारी लड़की इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि यहाँ छत से वो कूदने ही वाली होती है और वो सोच रही होती है कि यार इस दुनिया में उसका रहने के लिए कोई है भी। लेकिन तभी उस लड़की को वहाँ एक बंकर दिखाई देता है, जिस बात पे ये लड़की सोचती है कि अब मुझे बंकर में ही रह लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में तो मेरा अब कोई है ही नहीं। तो इसलिए लड़की बंकर के अंदर चली जाती है और बंकर को अंदर से अच्छे से लॉक कर देती है, ताकि कोई आके इसे धप्पा ना कर दे। बंकर के अंदर तो काफी ज्यादा अंधेरा है। मैं यहाँ ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही। ऐसा लगता है कि मैं किसी भूत या रेस्ट में हूँ। खुशी है कि मुझे एक बाथरूम मिल गया। यहाँ मैं अपने कपड़े धो सकती हूँ। अब यहाँ पे ये लड़की अकेले बैठ चुकी है और यही सोच रही होती है कि यार क्या मेरी लाइफ ऐसे ही खत्म होगी, और ये सोचते सोचते ये सो भी जाती है। और इस लड़की को बस एक चाहने वाला चाहिए होता है जो इसकी केयर करे। पर अचानक से ये एक आहट सुनती है और जैसे ही खड़ी होती है वो देखती है बंकर का दरवाजा खुल चुका है। ये ये डोर खुला क्यों है? मैंने इसे बंद तो करा था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने डोर बंद करा था। लगता है ये अपने आप खुल गया। इसका मतलब क्या अंदर कोई आया है? और जैसे ही वो बाहर जाती है वो देखती है लाइट तो जल चुकी है बंकर्स की, और उस लड़की के पीछे एक शख्स खड़ा होता है जो लाइट जलाया होता है। जैसे ही बंकर्स की सारी लाइट चली, मेरी बॉडी ठंडी सी हो गई। जब तक मेरी आंखें मिली नहीं उस इंसान से जो परछाइयों से निकल रहा था। वो कौन से सने कपड़े? ये तो हमारी स्कूल यूनिफॉर्म जैसी है। लेकिन ये लड़का इसे भागने नहीं देता और बंकर को क्लोज कर देता है अंदर से, लेकिन ये लड़की काफी ज्यादा इससे डर चुकी है। उस दिन मैं बंकर में ट्रैप हो गई। जो 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 वन यॉक। अरे यार, क्या सर दर्दी है। जो वन यॉक।
और भाई यहाँ पे इस लड़के का पूरा शर्ट और पैंट खून से सन चुका है, जिसे देखकर ये लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। और अब हमें बताया जाता है कि आखिर ये दोनों मिले कैसे और एक दूसरे को जानते कैसे हैं। वो समय जब मैं और जूनी हॉक मिले थे वो था एलिमेंट्री स्कूल का समय। मैं उस समय 10 साल की थी और मेरे पेरेंट्स भी नहीं थे और मैं अपनी आंट्स के साथ रहती थी। और मेरा ट्रांसफर भी उसी क्लास में हुआ था जहाँ मेरी कजिन जीवोन पढ़ती है। ऐसी जगह जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, वहाँ मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकती थी, वो था जीवोन को फॉलो करना। आमतौर पे मैं भी जीवोन की दोस्तों के साथ ही घूमा करती थी। इन सब चीजों से मुझे अंदर से काफी ज्यादा भारीपन महसूस हुआ करता था और ऐसा लगता था कि मैं सबसे अलग हूँ। तब एक दिन, ये क्या, एक औरत चिल्ला रही है। हाँ, एक लड़का। वो लड़का तो मेरी ही उम्र का लगता है, लेकिन वो बाहर क्यों बैठा है? ये तो बाहर बैठा है, वो भी अपना सर नीचे करके। और इस समय से ही लड़की इस लड़के को जानने की कोशिश करने लगी। अच्छा, वो जूवोनियोक? हाँ, वो क्लास 1 का स्टूडेंट है, पर उसके पास मत जाना, वो एक मर्डरर का बेटा है। और अब हमें जीवोन आगे बताती है कि आखिर जूवोनियोक स्कूल में आया क्यों, वो भी 2nd ग्रेड में। असल में जूवोनियोक ये जानना चाहता है कि उसके बाप ने किसी को सच में मारा भी है या नहीं। पर आपको तो पता है कि सोसाइटी कैसी होती है, यहाँ पे अफवाहें काफी जल्दी फैल जाती हैं। अच्छा, तो फिर वो आवाज किस औरत की आ रही थी वहाँ से? हो सकता है उसकी माँ हो। मैंने सुना है वो पागल हो जाती है, वो सब देखने के बाद जो उसकी आंखों के सामने हुआ। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि वो हमारे सामने ही रहते हैं। खैर, उनके पास मत जाना तुम। हमारे स्कूल के सारे बच्चे जूवोनियोक से नफरत करते हैं। जल्दी करो, वो आ रहा है। अरे भाई मेरे लिए भी वेट करना। और अंडर रेटर्स, ये बच्चे इतने हरामी हैं कि किसी के गेट के आगे अंड संड बना के चले जाते हैं। और सियोहू ये सब देखते ही रह जाती है और यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये माँ के पिल्ले कहाँ कहाँ से जन्म ले लेते हैं। पर तभी वहाँ अचानक से अपना आ जाता है लौंडा जूवोनियोक, जो इस गेट को साफ करने लगता है, क्योंकि घर तो बंदे का ही है और अपने घर को साफ करना एक अच्छी बात होती है। यहाँ से चली जा, समझी। इसके बाद हमें सियोहू बताती है, जब मैंने जूवोनियोक की आंखों में देखा तब मुझे वो लड़का याद आया जो विंडो के बाहर अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। पर सियोहू को वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो लोग जूवोनियोक के बारे में कहते हैं। इस कारण सियोहू उससे कभी अच्छे से बात ही नहीं कर पाई। बिना बात के छुट्टी लेना और स्कूल से बिना परमिशन के भाग जाना, और ऊपर से स्कूल की सप्लाईज भी नहीं लाना। आखिर क्या हो तुम? सर, उसने तो मुझे भी नहीं पहने, वो तो सिर्फ जुराबों में आ गया क्लासरूम में। और यहाँ जूवोनियोक के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक मर्डरर का बेटा है। ये एक रीजन ही काफी है कि कोई जूवोनियोक से बेमतलब का नफरत करे। और अब स्कूल खत्म हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल चुके हैं। अरे यार, हम ही लास्ट में क्यों जाते हैं हमेशा, सच में। अरे, मेरे जूते के फीते खुल गए, मुझे इन्हें बांधना होगा। हाँ, ये बस हो ही गया। हाँ, मैंने तो उन्हें बोला था कि मेरे लिए रुक जाओ, लगता है उन्होंने मुझे सुना नहीं। हाँ, ये कैसी आवाजें हैं जूवोनियोक के क्लासरूम से? क्या अंदर अभी भी कोई है? अरे यार, बस यहाँ कोई मुझे देख ना ले अकेला। हाँ, एक झाड़ू। और अब अलमारी में झाड़ू को फंसे हुए देख इस लड़की को मच जाती है चुल, और ये हटा देती है झाड़ू को अलमारी से। और झाड़ू को अलमारी से हटाते ही उसमें से निकलता है एक मॉन्स्टर, जिसका नाम होता है द मर्डरर सन जूवोनियोक। जूवोनियोक, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम इस जगह पे बंद कैसे थे? ये सांस नहीं ले पा रहा। यहाँ पर जूवोनियोक अलमारी में बंद हो चुका था, और किसी को भी अलमारी में जब बंद करेंगे तो वो इंसान डर के मारे सांस नहीं ले पाएगा। वोनियोक, मैं यहाँ पे टीचर को बुला रही हूँ, तुम भी चलो। लेकिन वोनियोक इसके विपरीत यहाँ पे रेजिस्ट करने लगता है जाने से, और वो कहता है नहीं, मुझे मत छोड़ो। और यहाँ पे सियोहू समझ नहीं पा रही होती कि आखिर ये क्या कह रहा है। वो सारे पलों को याद करने लगती है जब उसने सियोहू को देखा था, और वो समझ नहीं पा रही होती है क्या करे, लेकिन उसकी बॉडी अपने आप मूव कर जाती है और फिर वो भी जूवोनियोक को गले लगा लेती है, जिससे जूवोनियोक की हालत और खराब ना हो। वोनियोक,
और अब इसके बाद सियोवू जूवोनियो को उसके घर पहुंचा देती है और यहाँ पे वो आराम कर रहा होता है। और अब इस घटना के बाद जूवोनियो 3 दिनों तक स्कूल ही नहीं आ रहा होता है, जिससे सियोवू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसकी चिंता करने लगती है। अरे यार, वो 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। क्या उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा? क्या उसे थकान हो रही है? लेकिन जिस पत्थर को सियोवू मार रही थी वो पत्थर किसी में जाके टकरा जाता है और वो बंदा होता है जूवोनियो, जो सियोवू को देख के शॉक हो जाता है और फिर अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। और अगर मुझसे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा थोड़ा शर्मा चुका है और उसको अपने आप पे शर्म आ रही होगी कि वो एक लड़की के ऊपर गिरा। वो तो अच्छा हुआ कि इंडिया नहीं कोरिया है, क्योंकि यहाँ के बच्चे तो बात बात पर गाली और गंदी हरकतें करने में माहिर होते हैं। और माफ करिएगा, ये सिर्फ मेरे विचार हैं। अगर आपको इससे तकलीफ हुई तो मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। और यहाँ पे सियोवू को भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि जूवोनियो आखिर उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। और सियोवू को भी जूवोनियो के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो आवाज लगाती है जूवोनियो को। जूवोनियो, ये वाली इरेजर अच्छे से काम करती है, इसे यूज करो। यहाँ पर ये लो, मैं ये तुम्हें उधार में दे रही हूँ। तो तुम कल स्कूल जरूर आना और ये इरेजर मुझे वापस कर देना, ठीक है? और यहाँ पे सियोवू ने खेल दिया अपना मास्टर प्लान। जूवोनियो को स्कूल लाने के लिए उसने उसको अपनी इरेजर दे दी, जिससे जूवोनियो को स्कूल जरूर आएगा। क्योंकि अगर आपको किसी ने कॉपी दी हो अपनी, तो आपको स्कूल आने का मन हो या ना हो, आपको वो कॉपी देने जरूर स्कूल आने होती है। जैसे ये सिस्टम इंडिया में चलता है वैसे ही ये अदर कंट्रीज में चलता है, और यहाँ पे हमें कोरिया में दिखाया गया है ये सिस्टम। और वैसे भी अगर कोई इतनी सुंदर लड़की आपको इरेजर दे तो आप उसका पीछा क्यों ही नहीं करोगे। इसलिए जूवोनियो के स्कूल अगले दिन से जरूर आता है, और लेकिन कुछ कारणों से वो हमेशा सियोवू का पीछा करने लगता है, जिसे सियोवू देखकर हैरान हो जाती है और यही सोचती रहती है कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और यहाँ दोबारा से हमें सियोवू नरेशन करते हुए बताती है, हम अपना ज्यादातर समय खेलते हुए बिताते थे उन सीढ़ियों पर जहाँ मैं उनसे मिली थी। और जूवोनियो भी मेरे साथ खेल के बहुत ज्यादा खुश होता था और मेरे साथ टाइम बिताता था। और पता नहीं क्यों, लेकिन वो हमेशा अपने सीढ़ियों पर हेड डाउन करके बैठा रहता था। पर वो सारे खुशियों भरे पल सिर्फ कुछ ही वक्त तक रहे, क्योंकि कुछ ही समय के बाद वो घटना घटित हुई और मैंने द मर्डरर सन जूवोनियो को अकेला छोड़ दिया और उससे दूर भाग गई। और भाई यहाँ पर एक तगड़ा प्लॉट ट्विस्ट रिवील होता है। हीरोइन ने पहले हीरो को सहारा दिया और उसकी दोस्त बनी, और जब हीरो उसका पीछा करने लगा और उसके साथ घूमने फिरने लगा तो हीरोइन को ये पसंद नहीं आया। और पता नहीं क्यों, लेकिन उसने द मर्डरर सन जूवोनियो को पीछे छोड़ दिया और वहाँ से भाग गई। नैमसियो, बाहर मत जाओ। और जिस हिसाब से हीरो ने अपने यहाँ पे बोला है ये चीज, उससे सियोवू को वो पल याद आ जाता है जब बचपन में जूवोनियो को अलमारी में बंद कर दिया था, और जब सियोवू ने उसे बचाया था तो जूवोनियो ने उसे भी यही कहा था कि प्लीज यहाँ से मत जाओ। क्या? और यहाँ जूवोनियो ने सियोवू का फोन नीचे फेंक दिया होता है ताकि वो बाहर ना जा सके। और इसके बाद वो सियोवू को कहता है बाहर मत जाओ, खतरा है, यहीं पे रहो। और इसकी बात मान के सियोवू भी यहाँ पे नीचे आ जाती है और अपने मन में सोच रही होती है, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँ, मैं क्यों नहीं जा सकती? यहाँ पे कुछ बाहर खतरनाक है क्या? आखिर ऐसा क्या है जो ये मुझसे छुपा रहा है? और ये कैसे पूरे खून में सना हुआ है? आखिर बात क्या है? क्या ये? और अंडररेटर्स यहाँ मैं अच्छे से बताया तो जाता नहीं है कि सियोवू क्या सोच रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है सियोवू ये सोच रही होगी कि ये किसी का मर्डर करके आया है, जिससे सियोवू के दिल में धक धक हो रहा है। और भाई यहाँ पर आमतौर पे किसी को भी ज्यादा डर लगेगा ही, क्योंकि वो एक मर्डर के साथ जो है। और अब जैसे जैसे खून की बूंदें टपकने लगती हैं, सियोवू का डर और ज्यादा बढ़ता रहता है और वो कहती है, अगर मैं सही हूँ तो मैं नहीं जानती है मेरा क्या हाल करने वाला है, क्योंकि मैंने इसे अकेला छोड़ दिया था। मुझे लगता है वोनियो भी कंफ्यूजन में होगा मेरी तरह। अगर मैं उसे चढ़ाऊँ ना और ऐसा व्यवहार करूँ उसके साथ जैसा उसे पसंद है, तो वो शायद सेफ फील करे और मेरी बातें ध्यान से सुने जैसे वो पहले सुना करता था। और यही मेरा एकमात्र चांस है यहाँ से बाहर निकलने का। और अब यहाँ पर सियोवू की दिमाग की बत्ती जल चुकी है और वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है और जूवोनियो को ऐसा दिखाती है कि वो उसकी फिक्र करती है और उसे कहती है, तुम्हारा तो खून बह रहा है, क्या तुम ठीक हो? और भाई ये सेंटेंस ही लड़की जिस हिसाब से बोल रही है इस पे तो कोई भी फिदा हो जाए। वैसे अगर मैं इससे कभी मिला तो मैं इससे इसका नंबर जरूर मांगूंगा।
तुम्हारे कपड़े पूरी तरह खून से सन चुके हैं और ये खून से भीग चुके हैं। बंकर्स के अंदर वैसे तो मेडिकल सप्लाई, क्या ये सच में काम करेगा? आती हूँ, तब तक तुम अपने कपड़े धो लो। मैंने एक हेयर ड्रायर देखा था बाथरूम में, तुम वहाँ जाके अपने कपड़े धो सकते हो। क्या इतना कहना सही रहेगा? मुझे नहीं पता कि मैंने उसे कैसे पहले ट्रीट किया था, मैं उसके साथ कैसे बात करती थी। पता नहीं ये सब कब खत्म हो गया, पर हम बात कर सकते हैं जब तुम अपने कपड़े धो लोगे। और यहाँ पर सीओवू को लग रहा होता है कि उसकी चालें काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी चालें बिल्कुल भी काम नहीं करती और जू वोनियोक अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेता है। ऐसा हमें लग रहा होता है, लेकिन यहाँ सच में सीओवू की चाल काम कर जाती है। और जू वोनियोक उससे कहता है, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुमने तो अभी मुझे कहा कि बाथरूम का यूज करो, तो मैं बाथरूम का यूज कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जू वोनियोक भी बाथरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन वो सीओवू को जाते जाते कहता है, बाहर बारिश हो रही है, बाहर मत जाना। और अब आखिरकार जू वोनियोक बाथरूम के अंदर चला जाता है अपने कपड़े धोने। जू वोनियोक के ऐसे करने से सीओवू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो यही सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा इतनी आसानी से मान कैसे गया। लेकिन अब फालतू की बकवास सोचने से अच्छा कि वो यहाँ से निकल ही जाए, इसलिए वो निकलने की तैयारी करने लगती है और अपना फोन ढूंढ रही होती है जो जू वोनियोक ने गिरा दिया होता है, लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिलता, जिससे ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और यही सोच रही होती है कि यहीं तो फोन फेंका था जू वोनियोक ने। नाम सीओवू, नाम सीओवू। और भाई यहाँ इस बंदे के आवाज में इतना ज्यादा दम होता है कि सीओवू की हालत खराब हो जाती है इसकी आवाज सुनकर ही, और वो डर के मारे कांपने लगती है। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं बाहर नंगा ही आ जाऊंगा। नाम सीओवू, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। और यहाँ पर जिस हिसाब से वोनियोक बात कर रहा है, उससे ये लड़की काफी ज्यादा डर चुकी है। क्या वो अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ या नहीं? और अब यहाँ पे पानी की छींटों की आवाज आने लगती है। जैसे जैसे पानी की छींटों की आवाज बढ़ने लगती है, सीओवू का डर भी वैसे वैसे बढ़ने लगता है और सीओवू बात को संभालने के लिए चिल्लाते हुए कह देती है, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। ऐसी बात है तो मुझे तौलिया दो जो रूम के बगल में ही है। मुझे ढूंढने दो, मैं तुम्हें अभी दे दूंगी। और यहाँ पर सीओवू ने तौलिया ढूंढने वाली बात छूट के ही होती है, क्योंकि वो यहाँ से भागने का प्लान बना चुकी है। वो यहाँ पर बिना कपड़ों के नहीं आने वाला, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मैं ऐसी सुनसान जगह पे उसके साथ नहीं रह सकती। और यहाँ पे हमारी सीओवू पूरा जान लगा रही होती है जिससे ये डोर खुल सके और यहाँ से भाग सके, लेकिन ये डोर खुल क्यों नहीं रहा? सीओवू यही सोच रही होती है कि आखिर ये बंकर का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा। क्या मैं ऐसी ही फंसी रह जाऊंगी? ये बंकर का दरवाजा इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि ये बहुत पुराना है, या फिर और कोई कारण है? आखिर इसे अभी क्यों होना था? और यहाँ पर सीओवू ये सब सोच ही होती है कि इतने में वहाँ पर आ जाता है वोनियोक, जिसे देखकर सीओवू यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। मुझे लगा अगर मैं खुद तौलिया ढूंढने आ जाऊं तो यहाँ पे मुझे ज्यादा आसानी होगी। और अभी 1 मिनट रुको, क्या ये लड़की ब्लश कर रही है? मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा। अगर गाइस आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या यार, इसने तो ऊपर शर्ट भी नहीं डाली। क्या कोई ऐसा सच में करता है? वोनियोक ने ऐसी हरकतें कभी नहीं करी। क्या यार, मैं अपना शरीर भी नहीं हिला पा रही। और यहाँ पर वोनियोक भाई ने मार ली है बाजी लड़की के साथ। ये नहीं खुलने वाला। क्या ये कब मेरे पीछे? और यहाँ पर वोनियोक को अचानक देखकर नैम सीओवू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जीने पर गिरने लगती है, लेकिन नैम सीओवू को यहाँ अपना अधरंगा मानव बचा लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना सीढ़ियाँ खतरनाक हैं। अच्छा वो और यहाँ पर वोनियोक के पूरा गीला होने के कारण उसके सर का पानी नैम सीओवू पर गिरने लगता है, जिससे हमारी नैम सीओवू वोनियोक को कहती है, टॉवल, तुम्हें टॉवल चाहिए थे ना? अरे हाँ। और यहाँ पर हमारे सीओवू ने फिलहाल के लिए तो वोनियोक से पीछे छुड़ा लिया है। और अब इसके बाद इस अधनंगे मानव को भी थोड़ी अकल आ जाती है और ये चला जाता है तौलिया लेने। और यहाँ पर इसी के साथ यहाँ नैम सीओवू को भी थोड़ी राहत मिलती है। वो चला गया। क्या ये मेरा फोन है? और यहाँ पर सीओवू को उसका फोन मिल चुका है, पर वोनियोक ने तो उसका फोन पानी में डाल दिया था ना।
और यहाँ आपकी तरह भी सीओ वो कंफ्यूज होती है कि आखिर वोन्योक ने उसका फोन पानी में डाल दिया था, तो उसका फोन यहाँ कैसे? तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम नीचे नहीं आने वाली? मैं आ रही हूँ। जो चीज वो पानी में डुबा रहा था, क्या वो मेरा फोन नहीं था? और हाँ, एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो बंकर का दरवाजा फिलहाल के लिए नहीं खुलने वाला, क्योंकि वो लॉक हो जाता है अगर आप उसे बहुत जोर से बंद करोगे। तो अपनी ऊर्जा शक्ति अब बर्बाद मत करो। और अब यहाँ पर सीओ हमारी सोचने लगती है कि आखिर ये बंदा है क्या, उसे ये सब चीजों के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता, और वो इस जगह को इतने अच्छे से कैसे जानता है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी नैम सीओ वो ये भी सोच रही होती है कि आखिर उसे वोन्योक ने बाहर जाने से मना क्यों करा, और क्या उसे वोन्योक ने यहाँ जानबूझ के फंसाया है। और ये सब सोचते सोचते उसे वोन्योक के साथ अपने बिताए हुए पुराने पल भी याद आ रहे होते हैं। और अब इसके बाद हमारी नैम सीओ वो अपना फोन उठा लेती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिर वोन्योक को, जो अपने खून से सने कपड़े धो रहा होता है। और यार ये मुझे बंदा थोड़ा इनोसेंट सा लग रहा है, और इसके चेहरे पर वो दिख नहीं रही बात कि ये किसी का खून कर सके। बाय द वे ये सिर्फ मेरी सोच है। आखिर क्यों मेरा फोन काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैंने किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाया तो मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? और ऊपर से ये रोड भी बहुत ज्यादा सुनसान रहती है, यहाँ से कोई गुजरता भी नहीं। क्या मैं यहाँ फंस चुकी हूँ? और यहाँ पर हमारी नैम सीओ काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो यही सब सोचती होती है कि अब वो यहाँ से कैसे निकल सकती है। वोन्योक, आखिर तुम मुझे यहाँ कैद करके क्या करना चाहती हो? और यहाँ पर वोन्योक अपना चाकू धो रहा होता है जो खून से सन चुका है, और मुझे यहाँ पे डर लग रहा है वोन्योक से, तो कहीं ये हमारी नैम सीओ को मार न डाले। और यहाँ पे मुझे सच में वोन्योक के इरादे कुछ अच्छे लग नहीं रहे, क्योंकि ये अपना चाकू धोकर अपने पैंट की जेब में रख लेता है और शीशे में अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पा रहा होता। मुझे लगता है ये कुछ तो गलत काम करने वाला है। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरी मुर्गी कहाँ गई जिसको मैं हलाल करूँगा? मेरे प्यारे वोन्योक, मुझे छोड़ दो। वैसे भी आज बकरी ईद है, तो चलो साथ में बकरा काटे। बकरा? हाँ सही कहा, चलो रोनाल्डो को काटे, क्योंकि उसी को तो गॉड कहते हैं। बाय द वे दोस्तों, आपको भी हैप्पी बकरा ईद। अब यहाँ पर हमारी नैम सीओ वो पूरी तरह घबरा चुकी है। उसे लग रहा होता है कि वोन्योक उसे मारना चाहता है और उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने उसे यहाँ कैद करके रख दिया है। दरवाजा बंद है, मैं बाहर कैसे जाऊँ? ये बंद हो जाता है अगर तुम इसे जोर से बंद करो तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। वोन्योक की ये बातें याद करके यहाँ पे सीओ हमारी और ज्यादा घबराने लगती है। उसे कुछ ना कुछ करके तो इस बंकर से निकलना ही होगा, इसलिए वो वोन्योक को आवाज लगाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें इस बंकर के बारे में अच्छे से पता है या नहीं? कुछ सालों से तो पता है। इसका मतलब उसे ये भी पता होगा कि इस दरवाजे को कैसे खोला जाता है। अब सीओ वोन्योक से कंफर्मेशन लेने के बाद अब ये सोच रही होती है कि वो वोन्योक के थोड़ा और करीब जाएगी, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। और अगले पैनल में भी सेम ऐसा ही होता है, ये दोनों साथ में घूम रहे होते हैं बंकर के अंदर। तो मैं मेरा पीछा करके कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ का कोई रास्ता नहीं पता ना। मुझे कुछ भी करके पता करना होगा कि वो दरवाजा कैसे खुलता है। यहाँ पर सीओ को एक ऐसा डोल मिलता है जिसका रंग काफी अलग होता है। जब इसके बारे में वो वोन्योक से पूछती है तो वो कहता है हाँ ये लॉक्ड है, पूरे बंकर में सिर्फ इसका ही रंग अलग है। क्या इसका रीजन ये हो सकता है कि? अब यहाँ हमें रीजन तो बताया जाता नहीं है, लेकिन हमें वोन्योक एक ऐसी जगह पे लाता है जिसको देख के मैं थोड़ा सा सस्पिशियस हो चुका हूँ। ये जगह है ट्रीटमेंट रूम। भाई तू इस लड़की के साथ क्या करने वाला है इस ट्रीटमेंट रूम में? यहाँ पे हमारा वोन्योक इस लड़की के साथ कुछ नहीं कर रहा, वो तो बस अपनी चोटों पर पट्टियाँ बांध रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ। तुम्हारी हालत तो कुछ अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पर सीओ जानबूझ के नाटक कर रही होती है जिससे वोन्योक को लगे कि अब वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। आखिर तुम्हें चोट कैसे लगी? अगर तुम चाहो तो मुझे ना बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, मुझे जल्दी से टॉपिक बदलना होगा। लाओ मैं बांध देती हूँ बैंडेज। यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारी नैम सीओ का ऐसा व्यवहार देखकर हमारा वोन्योक थोड़ा कंफ्यूज है, पर वो यहाँ सिग्मा बॉय बनते हुए कहता है कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीजों की आदत है। और वोन्योक को इन सब चीजों की आदत इसलिए है क्योंकि उसे बचपन से ही खून से डर नहीं लगता।
अभी को मैं कैसे देती हूँ, ये तो ड्रॉवर में ही होनी चाहिए थी। और यहाँ पर वोन्यूक ने व्यू की वीडियोस देखकर टोसक करना सीख लिया है, इसलिए वो अब नेम सीओफू के भी करेगा। जस्ट किडिंग, सीओफू के पैर में बस कांच चुभा है, जिसे वोन्यूक बड़े प्यार से निकाल देते हैं। बंकर्स में ऐसे काफी सारे कांच टूटे रहते हैं, अपना ध्यान रखा करो। और वोन्यूक के ऐसे व्यवहार से हमारी सीओफू ब्लश करने लगती है। इतना शर्माने की वजह से वो यहाँ से उठ जाती है और धीरे जाती है अपनी रूम की तरफ और कहती है कि मैं अपने रूम में जाकर पहले रहूंगी और वहाँ पर सो जाऊंगी। यहाँ पर सीओफू अपने रूम में आ भी जाती है और वहाँ पर सोने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ तो वोन्यूक भी सो रहा है। मैं व्यू की कॉपी नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे वहाँ होना चाहिए था। खैर, अब यहाँ पर हमारी सीओफू सोच रही होती है कि वोन्यूक अभी भी जगह है और वो यहाँ पूरी कोशिश कर रही होती है जिससे वो ना सोए, क्योंकि जब वो नींद में रहेगी तो वोन्यूक इसके साथ कुछ भी कर सकता है और वो स्टार्ट भी हो जाता है। यहाँ तो मुझे भी नहीं पता भाई वोन्यूक इसके साथ क्या करेगा। ये बस यहाँ पर आराम से लेट जाता है और सीओफू के साथ बिताए गए थोड़े पल याद करता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ता नहीं है।